कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुका है और ज़ॉम्बी वायरस यहाँ के हर एक इंसान में फैल चुका है। लोग एक दूसरे को मारने खाने के लिए दौड़ रहे हैं और इसी शहर में फ्रांसिस अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें फ्रांसिस, उसकी वाइफ एरिस और उनके 2 बेटे हैं। और किसी न किसी तरह वो लोग इस वायरस से बच चुके हैं और अब ये फैमिली इस वायरस से बचने के लिए शहर छोड़कर अपने गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ शहर में ही फैला है और गांव इससे सेफ होगा। इसलिए वे अपनी वैन में गांव जाने के लिए शहर से निकल पड़ते हैं। लेकिन वह लोग ये नहीं जानते कि सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी यह वायरस फैला है। खैर, ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव में फ्रांसिस के मॉम और डैड रहते हैं। फ्रांसिस जैसे ही घर में घुसता है तो वह सबसे पहले अपने डैड के रूम में जाता है। डैड के रूम में जाते ही उसे उसके डैड गन के साथ मरे हुए मिलते हैं, जिसका मतलब साफ था कि उसके डैड ने खुद को मार लिया है, क्योंकि उन्हें भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वे खुद ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जिसके बाद वे आगे किसी को ना काटे, इसलिए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाकर खुद को ही शूट कर लिया होता है। अपने डैड की ये हालत देखकर फ्रांसिस काफी डर जाता है और वह अपने डैड को लेकर काफी इमोशनल भी हो जाता है। अब इस समय उसे हिम्मत से काम लेना पड़ता है। वह अपने डैड के साथ ही उनकी गन ले लेता है, क्योंकि जिस मोहल्ले में वह रह रहे होते हैं वहां पर एक हथियार होना अपने पास बहुत ही जरूरी है। तभी उसके सामने उसे अपनी माँ नजर आती है, जो खून में लिपटी हुई होती है, और वह समझ जाता है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब होती है और वह अपने बेटे को काटने के लिए उसके पास आ रही होती है। फ्रांसिस 2 मिनट वहां रुककर सोचता है कि वह क्या करे, लेकिन वह ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वह अपनी माँ को गन से शूट कर देता है। लेकिन यह सब करने के बाद वह अपनी मॉम और डैड की बॉडीज को दफना देता है, ताकि वह थोड़ा सुकून महसूस कर सके। इसके बाद वह अपनी फैमिली को जाकर यह बताता है कि अब उसकी फैमिली यहीं पर रहेगी, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और साथ ही उनको यहाँ पर खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको यहाँ रहने के लिए जगह भी मिल चुकी है। फ्रांसिस की बीवी एरिस उससे नाराज लगती है, क्योंकि अब तक हम यही नोटिस करते हैं कि उसकी बीवी उससे ज्यादा बात नहीं करती है। खैर, एरिस और फ्रांसिस अब यहाँ रुकने का डिसाइड कर लेते हैं और वह एक स्टोर रूम में जाते हैं, ताकि वह वहां से जरूरत का सामान लाकर रख सके। और जैसे ही वह स्टोर को खोलते हैं, वहां पर एक अजीब सा मंजर उनके सामने आता है। उनके मॉम के साथ रहने वाला केयर टेकर की बॉडी उनको लटकी हुई मिलती है। अब यह सब देख फ्रांसिस बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अपने बड़े बेटे से बात करता है और उसे कहता है कि तुमने अब उस बॉडीज की जेब में से चाबियों को निकाल कर लाना है, ताकि वह उस कीट से सामान ले सके। उसका बड़ा बेटा बहुत ही डरपोक किस्म का होता है और वह ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन आरिस उसको काफी गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इतना डर रहे हो तो तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे। जिसके बाद उसका बेटा हिम्मत दिखाता है और बॉडीज के पास जाता है और डरते डरते उसके पॉकेट में से चाबियों को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वह बॉडी उसके ऊपर गिर जाती है और वह 2 मिनट सांस लेना ही भूल जाता है। लेकिन फौरन वह वहां से उठ जाता है और उसके ऊपर खून भी लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी उसके ऊपर आकर अटैक कर चुका है, जिसके बाद वह अपने हाथ में इनको धोने लगता है। तो वहीं पर एरिस फ्रांसिस को कहती है कि तुम इतने से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वह इतना डरा हुआ है कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। एरिस को ऐसा लगता है कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से ज्यादा अपने छोटे बेटे से प्यार करता है, क्योंकि वह छोटे बेटे के साथ काफी प्यार से बात करता है, जबकि बड़े बेटे को यह हमेशा डांटता रहता है। लेकिन ये बात सच है या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब शाम को काम खत्म करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद फ्रांसिस और उसकी वाइफ एरिस बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर सब कुछ चेक करने के बाद फ्रांसिस की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पसीना आने लगता है। उसे एंजाइटी अटैक हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है कि बेसमेंट में आने के बाद उसे वह सब अपना बचपन याद आ जाता है। उसके बचपन में उसके डैड उसको बहुत ही मारा करते थे और उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे सारा दिन बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे, जिसके कारण अब उसको सब यह याद आ रहा होता है। उसको एंजाइटी और पैनिक अटैक होने लगते हैं। फ्रांसिस की यह कंडीशन देखकर एरिस उसको समझाती है और उसका ख्याल रखती है और उसको कहती है कि वह समय गुजर चुका है, अब तुम बड़े हो चुके हो। अब इसके बाद जब ये लोग खाने को बैठते हैं तो एरिस का बड़ा बेटा उनको कहता है कि उसकी अपने एक दोस्त के साथ बात हुई है और उसके दोस्त ने उसे ऐसा बताया है कि माउंटेन के पास एक कैंप है जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उसका दोस्त और उसकी फैमिली भी वहीं चली गई है, क्योंकि वह जगह ज़ॉम्बी से सेफ है और वहां पर उसके अलावा बहुत सारे और लोग भी रह रहे हैं। फ्रांसीसी सुनकर उसको कहता है कि वहां पर नहीं जाना और वह कहता है कि वहां पर तो हमें ढंग से खाना भी नहीं मिलेगा और रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हमारे पास पूरा घर है और खाने का भी कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पर जब तक चाहे रह सकते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। एरिस को उसकी यह बात पसंद नहीं आती है, लेकिन वह उस समय चुप हो जाती है और वे लोग रात को सो जाते हैं।
सोते समय एक बार फिर से फ्रांसिस को अपने बचपन के डरावने सपने याद आने लगती है और वह एकदम से उठ जाता है। एरिस उसको एक बार फिर से संभालती है। अब ये सब कुछ देखते हुए फ्रांसिस से डिसाइड करता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह यहाँ रहेगा तो उसे ऐसे ही सपने आते रहेंगे और वह चैन की सांस भी नहीं ले पाएगा। जिसके बाद वे लोग वैन लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और उस कैंप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सारा रास्ता बंद दिखाई देता है और वहां पर बहुत सारी गाड़ियां भी खराब नजर आती हैं। और जैसे ही वह उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है तो साइड से एक बहुत ही डरावनी शक्ल का ज़ॉम्बी आ जाता है। फ्रांसिस ये सब कुछ देख रहा होता है और वह बहुत ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन जैसे ही वह उस ज़ॉम्बी को शूट करता है तो गन की आवाज सुनते ही वहां पर बहुत सारे और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो सभी लोग अपने आप को गाड़ी में छुपा लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से वहां से निकलते हैं। लेकिन फ्रांसिस की गाड़ी इन सब में खराब हो जाती है और उन्हें पैदल ही गांव जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से डरते डरते वह किसी न किसी तरह घर पहुंच जाते हैं और फ्रांसिस से नेक्स्ट डे जाकर गाड़ी को ठीक करवा लेता है। लेकिन वह अपनी फैमिली को यह बात बिल्कुल भी नहीं बताता है, क्योंकि अब वह यहीं पर रहना चाहता है और वह नहीं चाहता है कि वह लोग यहाँ से कहीं मूव करें। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस के दोनों बेटे अपने डैड की बचपन की फोटोज को देख रहे होते हैं और एक एल्बम उनके हाथ लग जाती है, जिस एल्बम में फ्रांसिस के साथ उसका भाई भी होता है। फ्रांसिस की अपने भाई के साथ बहुत सारी फोटो होती है और वहीं पर उनका छोटा बेटा ये नोटिस करता है कि अपने बड़े भाई से कहता है कि क्या तुमने ये नोटिस किया है कि तुम्हारी शक्ल डैड के भाई से मिलती है और मेरी शक्ल डैड से बहुत मिलती है। जिस पर उसका भाई भी ये नोटिस कर लेता है और वह समझ जाता है कि क्या मामला है। वह अपने डैड के भाई का बेटा है जबकि छोटा बेटा अपने डैड का बेटा है, इसलिए दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस भी किया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस का बेटा अपनी असलियत जानने के बाद अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि अब वह बड़ा हो चुका है और वह भी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। वो चाहता है कि वह फैमिली की मदद करे। तब फ्रांसिस उसे कहता है कि तुम छोटे हो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, लेकिन वह काफी इंटरेस्ट दिखाता है। जिसके बाद फ्रांसिस उसे लेकर बाहर आता है और उसे गन पकड़ा देता है और उसे सामने शूट करने को बोलता है। वहीं पर उस समय एरिस भी आ जाती है और एरिस उसे कहती है कि यह तुम सब क्या करवा रहे हो, लेकिन उसका वह बड़ा बेटा जल्दी उस लक्ष्य को गन से शूट कर देता है। बड़ा बेटा जब अपनी माँ की ये बातें सुनता है तो वह और ज्यादा डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत पैदा करके शूट कर देता है और जैसे ही गन की शूट की आवाज आती है बहुत सारे ज़ॉम्बी आसपास से निकल आते हैं और अब वे उनके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से वह लोग जान बचाकर घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत सारे होते हैं और वह भी उनके पीछे घर के दरवाजे तक आ जाते हैं। उसी समय वहां पर एक कार आती है जो कि हॉर्न और लाइट्स जलाकर उन सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और ज़ॉम्बीज जैसे ही हॉर्न और लाइट को देखते हैं वह उस घर को छोड़कर उस गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और वह कार वाला अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब ज़ॉम्बीज के वहां से चले जाने के बाद फ्रांसिस अपने बड़े भाई के पीछे चला जाता है और वह अपने बड़े भाई से कहता है कि अब वह यहाँ क्या लेने आया है और उस समय काफी गुस्सा करता है। फ्रांसिस उसको कहता है कि अब वह दोनों मर चुके हैं, उसका अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। फ्रांसिस का बड़ा भाई यह कहकर वहां से चला जाता है। वह उस कैंप की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर और भी लोग हैं और वह उस जगह का मैप अपने भाई को भी दे देता है। फ्रांसिस मैप लेकर जलाने लगता है, लेकिन वह यह सोचकर रुक जाता है कि शायद किसी बुरे वक्त में यह मैप काम आ सकता है। अब इसके बाद हम उसके छोटे बेटे को देखते हैं जो बेसमेंट में खेलने चली जाता है और वहां खिड़की से उसे एक बुढ़ा ज़ॉम्बी नजर आता है और इन सब में उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एरिस आ जाती है और वह उसको समझाती है कि वह बुढ़ा है, वह ज़ॉम्बी कुछ भी नहीं करेगा। फ्रांसिस भी ये सब सुन लेता है और वह बाहर जाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इधर फ्रांसिस का बेटा अपनी माँ को बताता है कि उसके डैड के पास एक मैप है और जब आयरिस फ्रांसिस से पूछती है कि क्या उसके पास मैप है, लेकिन वह उसी समय मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी मैप नहीं है। जिसके बाद उन दोनों के बीच वहां झगड़ा हो जाता है। फ्रांसिस गुस्से में आकर अपने बच्चे के सामने ही अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ बोल देता है और वह यह बताता है कि उसकी वाइफ यहाँ नहीं रहना चाहती है क्योंकि वह अभी तक उसके भाई से प्यार करती है और वह नहीं जाना चाहती है। उसका बड़ा बेटा भी उसका बेटा नहीं है और वह अपनी मॉम से पूछते हैं कि क्या ये सच है। तब उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ ये सच है और मेरा आखिरी डिसीजन भी यही है कि हम यही रहेंगे। वह मैप सबके सामने जला देता है। अब ये सब हो ही रहा होता है कि उसके दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर पता लगता है कि एक सोल्जर आया है। जख्मी सोल्जर कहता है कि उसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, लेकिन वह किसी दूसरे कारण जख्मी है। अंदर आने के बाद सोल्जर कहता है कि वह उस कैंप से वापस आ रहा है,
जहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। और वहां पर उस समय एक गाड़ी आई और उस गाड़ी वाले ने उसको किसी तरह बचा लिया और बचाने के बाद उसको यहाँ का एड्रेस दिया और उसे कहा कि मेरा भाई यहाँ रहता है, तुम वहां चले जाओ और जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ पर सेफली रह सकते हो। इसके बाद वह रोने लग जाता है और वह कहता है कि पता नहीं वो अच्छा इंसान बच्चा होगा या नहीं, क्योंकि उसने मेरी तो जान बचा दी, लेकिन खुद बच पाया है या फिर नहीं। अब इसके बाद फ्रांसिस और एरिस उसे समझाते हैं कि वह उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं। एरिस ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है कि अब वह कहीं भी नहीं जा सकती है और उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है और इस समय एरिस का बड़ा बेटा उसके पास आता है और वह उसे कहता है कि वह जान चुका है कि वह फ्रांसिस के बड़े भाई का बेटा है, लेकिन वह इस फैमिली को ही अपना सब कुछ मानता है। फ्रांसिस को ही अपना डैड मानता है, इसलिए वह अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। जिसके बाद बड़ा बेटा घर छोड़कर चला जाता है। अब सुबह जब फ्रांसिस उठता है तो वह हर तरफ अपने बड़े बेटे को देखता है तो वह उसे कहीं नहीं मिलता है और वह गुस्से में आकर जख्मी सोल्जर को मार देता है। अब इसके बाद एरिस उसे कुछ समझाती है, लेकिन वह एरिस पर भी गुस्से में आ जाता है और उसको भी मारकर बेहोश कर देता है। एरिस की जब आंख खुलती है तो एरिस और उसके बेटे को बेसमेंट में बंद कर दिया गया होता है और ये सब कुछ फ्रांसिस ने किया होता है। फ्रांसिस इसके बाद विंडो से बाहर उसी कुत्ते को देखता है और उसको मारकर उसको ले आता है और उसका ही नेट अपनी वाइफ एरिस और अपने बेटे को खाने के लिए कहता है, लेकिन वह दोनों खाने से मना कर देते हैं तो फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है और पूरा खाना नीचे फेंक देता है। लेकिन इसी बीच में एक नाइफ भी नीचे गिर जाती है और आयरिस ये सोचती है कि वह इस नाइफ को छुपा लेगी, लेकिन वह लकी नहीं होती है और फ्रांसिस उस नाइफ को देख लेता है, जिसके बाद वह नाइफ को लेकर उन दोनों को बेसमेंट में बंद करके वहां से चला जाता है। आयरिस काफी सोच विचार के बाद एक प्लान बनाती है और अपने बेटे को कहती है कि तुम जोर जोर से अपने डैड को बुलाना और जोर जोर से चीखना भी, जिसके बाद उसका छोटा बेटा ऐसा ही करता है। अब ये आवाज सुनकर फ्रांसिस डर जाता है और फौरन बेसमेंट में आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है एरिस उस पर हमला कर देती है और अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है। फ्रांसिस की वाइफ एरिस को फ्रांसिस का भाई काटने ही वाला होता है कि एकदम से दरवाजा तोड़कर फ्रांसिस बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है और अपने भाई को मार देता है। भाई को मारने के बाद वह दोनों खुश होते हैं कि वह बच गए, लेकिन इसी समय उनका छोटा बेटा अंदर से आता है जिसके हाथ पर फ्रांसिस का भाई काट चुका होता है, यानी कि अब वह भी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुका है और वह जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। एरिस यह देखकर बहुत ही डर जाती है और वह अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना चाहती है, इसीलिए वह बहुत ही हिम्मत करके अपने बेटे के हाथ को काट देती है ताकि वायरस आगे न फैले और वह ज़ॉम्बी बनने से बच जाए। और वह तुरंत ही फ्रांसिस से कहती है कि वह जल्दी से जाकर वैन लेकर आए। अब फ्रांसिस बाहर निकलता है और जल्दी से वैन के पास पहुंचता है तो उसके सामने उसे अपना बड़ा बेटा नजर आता है जिसके हाथ में गन होती है। फ्रांसिस को पूरा खून में लिपटा देखकर उसका बड़ा बेटा यह सोचता है कि शायद उसके डैड भी पागल हो गए हैं और उन्होंने उसकी मॉम को भी मार दिया है। और इसी सब में वह बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके गोली चला देता है और वह गोली उसको लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाता है। लेकिन अब वह वैन लेकर घर की तरफ जाता है और जैसे ही वह घर पहुंचता है तो वहां पर एरिस अपने छोटे बेटे के साथ फ्रांसिस का वेट कर रही होती है। अब उसका ना बड़ा भाई बचा और ना ही फ्रांसिस बचा। अब वह सिर्फ अकेली रह गई है और उसने अपने दोनों बच्चों को अकेले ही संभालना है, यानी कि वह लोग इस ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए अपने शहर से निकलने वाले थे, क्योंकि फ्रांसिस के बिना वह लोग इस शहर में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हर तरफ ज़ॉम्बी फैलने की वजह से उन पर कभी भी हमला हो सकता है और एरिस अपने दोनों बेटों के साथ वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती है, इसलिए वह लोग जल्दी इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं और एक सेफ जगह पर जाकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे